डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, सीपीसी की कहानी अंजलि मैम की जुबानी का एपिसोड 5। और उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने लास्ट एपिसोड में प्लेंट पढ़ा था, लेकिन मैंने वहाँ भी कहा था ना कि वो टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ, आगे चल रहा है। अब देखा जाए तो हम कितने ऑर्डर अभी तक पढ़ चुके हैं। एंड ये सरप्राइजिंग भी है कि एक प्लेंट के साथ इतनी सारी प्रोविज़न्स, क्योंकि हमने लास्ट जो एपिसोड करा था जहाँ पे हमने प्लेंट के बारे में पढ़ा था, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऑफ जो सूट है ना वो स्टार्ट होता है बाय फाइलिंग द प्लेंट। जब प्लेंट दे दी जाएगी, प्लेंट को फ्रेम करना, ड्राफ्ट करना एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि वहाँ से ही आपका सूट स्टार्ट होता है। अगर वहाँ गलतियाँ होनी शुरू हो जाएंगी ना, मतलब आपने कंटेंट सही नहीं लिखा, सब्जेक्ट मैटर आपको नहीं पता चल रहा, कॉज ऑफ एक्शन अभी अराइज ही नहीं हुआ था, रिलीफ गलत क्लेम कर लिए, रिलीफ कम क्लेम कर लिए जितना आपको करना चाहिए था, रॉन्ग पार्टीज़ के नाम पे सूट स्टार्ट कर दिया, तो ये सारा क्या होगा, इट लीड्स टू अ बैड जजमेंट। फिर उसमें सफरिंग एंड पे कौन होगा, दैट पर्सन हु ब्रॉट द सूट टू द कोर्ट। प्लेंटिफ होगा ना, क्योंकि डिफेंडेंट नहीं होगा। प्लेंटिफ इज द पर्सन हु हैज़ सम ग्रीवेंस, उसको कोई तकलीफ है, वो उसका रिलीफ चाहता है, वो कोर्ट के पास आया और वो सब मान लो कुछ गड़बड़ करके आया है, ही हैज़ टू सफ़र। इसलिए प्लेंटिफ को ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए। एक प्लेंट जो है वो एक इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ। वो एक ऐसा पेपर नहीं है जिसको रेकलेसली ड्राफ्ट कर दिया जाए और सोचें कि चलो कोई बात नहीं, बात तो हम सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है द सूट इज़ डिफीटेड बिकॉज ऑफ द पुअर ड्राफ्टिंग ऑफ प्लेंट। स्टार्टिंग में ही क्लेम्स नहीं किए गए, अमेंडमेंट नहीं करी गई, मतलब जब तक आपको अलाउड था कि आप ऑब्जेक्शन कर लो, आप अमेंड कर लो, तो या तो डिफेंडेंट केयरलेसनेस हुआ ऑब्जेक्शन करने पे, ये तो उसका लॉस है। लेकिन प्लेंटिफ ने अगर कुछ नहीं अपनी प्लेंट में इंक्लूड करा तो ये किसकी गलती है, प्लेंटिफ की। तो इसीलिए प्लेंट में हमारे ऑर्डर जो अगला है वो है ऑर्डर 1, ठीक है। अब 1 जो है ना वो पार्टीज को डील करता है। वो पार्टीज को डील करता है, तो मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ कि जो हमारा सूट होता है ना, वो 4 चीज़ों को हम ये मान के चलते हैं कि सूट फाइल करना है। वो 4 असेंशियल जो एलिमेंट्स हैं ना वो होने ज़रूरी हैं। तो नंबर 1 तो पार्टीज है ही, सेकेंड है सब्जेक्ट मैटर, राइट। तो एक सब्जेक्ट मैटर का, सिविल नेचर का सब्जेक्ट मैटर, यानी राइट रिगार्डिंग कोई प्रॉपर्टी है या आप कोई राइट क्लेम कर रहे हो, आपका जो क्लेम है वो रिगार्डिंग प्रॉपर्टी है, राइट है, तो आप उसको बताओगे, एंड दैट इज ऑफ सिविल नेचर। एक कॉज ऑफ एक्शन का होना ज़रूरी है। मान लो कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है तो कोर्ट ये पूछेगा ना व्हाई यू आर बिफोर द कोर्ट, जब कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, देयर इज़ नो कॉज फॉर विच यू वॉन्ट रिलीफ। तो इसका मतलब क्या है, रिलीफ होना ज़रूरी है। अगर आप रिलीफ क्लेम नहीं करोगे तो फिर अगर आप सिर्फ एक स्टोरी नरेट कर दोगे कोर्ट के सामने और आप नहीं बताओगे हमें क्या चाहिए, तो भी नहीं है। तो ये जो रिलीफ और कॉज ऑफ एक्शन है ये हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। सब्जेक्ट मैटर हम ऑलरेडी डील करते हैं, नाउ वी आर पार्टीज। तो ऑर्डर 1 जो है वो क्या कहता है, देखो सूट फाइल करना है, प्लेंटिफ इज द डोमिनस लिटे, वो है ऑनर ऑफ द सूट, उसकी मर्जी है कितने लोगों के खिलाफ क्लेम करना चाहता है, कितने लोगों को साथ लेके क्लेम करना चाहता है। इसका मतलब है जनरल रूल है देयर इज अ प्लेंटिफ, राइट, अदर इज डिफेंडेंट। तो अब एक डिफेंडेंट और प्लेंटिफ का होना जरूरी है, तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि ये दोनों एक एक हों। अगर ये जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट या दोनों नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ मतलब मोर देन 1, maybe there is 2 plaintiff, 3 plaintiff, 5 and so on, maybe 100 plaintiffs, yes it can possible, thousands of people are demanding the same thing to the court, same cause of action है उनका, maybe थोड़ा डिफर है बट रिलीफ सेम मांग रहे हैं, डिफेंडेंट सेम है, कॉज ऑफ एक्शन सिमिलर है। तो ऐसे में वो सब जुड़ेंगे ना आकर के। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर्स हैं फर्म के, अब वो कुछ किसी के खिलाफ सूट फाइल करना चाह रहे हैं तो फर्म के नेम पे भी कर सकते हैं, मगर पार्टनर्स जॉइंटली भी कर सकते हैं। सिमिलरली एक बंदा एक फर्म के अगेंस्ट कोई क्लेम कर रहा है
तो वो फर्म के नाम पे भी कर सकता है, लेकिन वो पार्टनर्स के नाम पे भी कर सकता है। एक पार्टनर, मोर देन पार्टनर्स, वो अपना रिलीफ क्लेम कर सकता है। तो ऐसे में क्या है, देयर इज ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, फर्स्ट टर्म हमारे इसकी ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, राइट। यानी कोर्ट में जब जाओ तो हमारा लॉ ये कह रहा है ऑर्डर 1 रूल 1, ठीक है। ऑर्डर 1 रूल 1 क्या कह रहा है कि आप ऑल पर्सन्स, या नंबर ऑफ पर्सन्स है ना, तो ऑर्डर 1 रूल 1 को क्या कह रहा है, ऑल पर्सन्स मे ज्वाइन इन सूट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, मन मर्जी नहीं चलेगी, कुछ सर्टन कंडीशन हैं, दे मस्ट को एग्जिस्ट। 3 कंडीशन है जो को एग्जिस्टिंग है, यानी सारी होनी चाहिए। एक तो जो राइट टू रिलीफ है ना, जो वो मांग रहे हैं, एग्जिस्ट इन सच पर्सन्स, यानी ये जो पर्सन्स की हम बात कर रहे हैं जो एज ए प्लेंटिफ ज्वाइन करेंगे, जो राइट टू रिलीफ है वो एग्जिस्ट होना चाहिए उनमें, ईदर जॉइंटली, सेवरली और ऑल्टरनेटिवली, यानी किसी भी तरीके से इधर ज्वाइंटली लायबल हो, नॉट लायबल, रिलीफ उनमें एग्जिस्ट करता हो, दे आर डिमांडिंग ज्वाइंटली, मे बी सेवरली और मे बी ऑल्टरनेटिवली, वो रिलीफ एग्जिस्ट करता हो उनके फेवर में, राइट, वो जिसको डिमांड करने हैं। सेकंड, ये जो राइट टू रिलीफ है ना, ये राइट टू रिलीफ ये होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ और arising out of same transaction और एक्ट। मतलब जो कॉज ऑफ एक्शन जो अराइज हो रहा है ना, वो किसी एक ट्रांजैक्शन से या किसी एक्ट में से अराइज होना चाहिए सेम। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर्स हैं, वो किसी पे केस कर रहे हैं, कोई पार्टनर्स पे केस कर रहा है, तो ये जो भी वो क्लेम कर रहा है ना, वो सेम ट्रांजैक्शन, यानी मान लो किसी बंदे को 2 बंदों ने मिलके टोर्ट कमिट कर दिया, अब वो कंपनसेशन डिमांड कर रहा था, तो उन्होंने मिलके करा था, तो वो उन दोनों को पार्टी बना सकता है। या 3-4 बंदों ने 2 बंदों के साथ टोर्ट कर दिया, वो दोनों मिलके, क्योंकि एक ही समय पे सेम ट्रांजैक्शन में दोनों को डैमेज हो गया, ही कैन क्लेम कंपनसेशन अगेंस्ट देम। तो ये जो ज्वाइनिंग है ना प्लेंटिफ, यानी जिसके साथ रॉन्ग हुआ, अगर वो एक से ज़्यादा हैं तो वो सभी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो राइट टू रिलीफ है ना, उन सभी में इधर ऑल्टरनेटिवली, सेवरली या जॉइंटली एग्जिस्ट करता है। और जो ये राइट है ना, ये जो अराइज हो रहा है, या ये इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन और एक्ट में अराइज होना चाहिए, और इट मे बी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, ज़रूरी नहीं है सिंगल ट्रांजैक्शन, इट मे बी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शंस और एक्ट्स में से अराइजिंग आउट होना चाहिए। और थर्ड क्या है, इफ एनी सच पर्सन ब्रॉट सेपरेट सूट। अब देखो, अगर वो मान लो एक प्लेंटिफ को ज्वाइन करना चाहिए था, वो नहीं ज्वाइन करे, तो अब नुकसान तो उसका भी है। कोई प्रॉपर्टी को क्लेम, जैसे मान लो जॉइंट ऑनर है एक प्रॉपर्टी के, तो पहले एक रिकवरी ऑफ पोजेशन का केस डाल रहा है, फिर वो भी डालेगा, क्योंकि रिकवरी तो उसको अपने हिस्से की भी चाहिए। बट व्हेन दे आर जॉइंट ऑनर, व्हाई डोंट दे ज्वाइन, राइट। तो अब अगर ऐसा बंदा रह जाएगा, एंड इफ ही ब्रॉट ए सेपरेट सूट, तो कॉमन क्वेश्चन जो है ना ऑफ लॉ और फैक्ट में अराइज, वो अराइज होएगा, इट मीनिंग हम विल अराइज करेंगे यहाँ पे कि हो जाएगा, श्योरली वो विल अराइज हो जाएगा। यानी अगर वो बंदा सेपरेट सूट लाएगा तो देयर विल बी सेम क्वेश्चन है जो कोर्ट को डील करना पड़ेगा। तो जब एक कॉमन क्वेश्चन ही है जो कोर्ट को रिजॉल्व करना है, एंड बाकी की 2 कंडीशन भी हैं, तो अलग सूट लाने की जरूरत क्या है? इसका मतलब क्या है, लॉ ये चाहता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशंस ना हो सेम टॉपिक के ऊपर, सेम डिस्प्यूट के ऊपर आप नंबर ऑफ लाओगे तो उससे क्या होगा, कोर्ट बर्डनड होएगा, पहली बात। एक्सपेंसेस ऑफ पार्टीज बढ़ेंगे, दूसरी बात मल्टीपल लिटिगेशंस चलेंगी,
और उनकी जो जजमेंट है वो कन्फ्लिक्टिंग हो सकती हैं, राइट। तो उससे क्या होगा, ये सारा जो लिटिगेशन है ना, उसकी जो मल्टीप्लिसिटी है ना, वो अल्टीमेटली किसका नुकसान करेगी, प्लेंटिफ्स का ही नुकसान होगा ज़्यादा, क्योंकि उनका टाइम एक्सपेंस एंड सब कुछ उनका ही गड़बड़ा जाएगा। मोस्ट लीस्ट कोर्ट बर्डन हो जाएगा, वो तो पहले भी चल ही रहे हैं, उसको और बर्डन मत करो, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन है 1 कि आप ज्वाइन कर लो, तो इसको कहते हैं ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज। पार्टीज में अलग, अगर अब हम प्लेंटिफ की बात कर रहे हैं तो ये ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ हो गया, और अगर अब हम डिफेंडेंट की बात करेंगे तो ये ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट हो जाएगा, यानी पार्टीज मीन इधर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ठीक है। अब आप देखो, इसको बिना इरेज करे हम क्या करेंगे, रूल 3 पढ़ लेंगे यहीं पे, है ना। अब अचानक से रूल 3, क्योंकि अलग अलग मेमोराइज करना इज डिफिकल्ट, बट रूल 1 और रूल 3 एग्जैक्टली सिमिलर हैं, बट डिफर कहाँ करते हैं कि ये जो हमने लाइन लिखी है ना, ऑल पर्सन्स में ज्वाइन इन सूट, यहाँ पे जब हमने एज प्लेंटिफ लिखते हैं, ठीक है, ये लिख दिया क्योंकि ये रह गया था, तो हम एज प्लेंटिफ लिखेंगे कि ऑल पर्सन्स में ज्वाइन इन सूट एज प्लेंटिफ, तो ये है रूल 1, ऐसा मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखेंगे रूल 3 के लिए क्या लिख देंगे, ऑल पर्सन्स में बी ज्वाइंड इन अ सूट एज डिफेंडेंट, नंबर 1, ठीक है, डिफेंडेंट की तरह उनको ऐड किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, राइट टू रिलीफ एग्जिस्ट, इनकी बजाय अगेंस्ट आ जाएगा यहाँ पे, इनकी बजाय अगेंस्ट, क्योंकि हम किनको, प्लेंटिफ खाली खुद को नहीं प्लेंट में ज्वाइन करेगा, जिसके खिलाफ सूट डाल रहा है ना, वो भी अगर एक से ज़्यादा लोगों के अगेंस्ट रिलीफ क्लेम करना चाहता है, क्योंकि जो राइट टू रिलीफ है ना, वो एग्जिस्ट करता अगेंस्ट सच पर्सन्स, नॉट पर्सन्स, बिकॉज हम प्लूरैलिटी की बात कर रहे हैं। एंड वो जो राइट क्लेम कर रहा है ना, वो भी जॉइंटली, सेवरली और अल्टरनेटिवली हो सकता है, यानी जरूरी नहीं है सारे के सारे डिफेंडेंट बिल्कुल डिटो लायबल हो जाए, किसी का पोर्शन कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, अल्टरनेटिवली हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट है। और वो कहाँ से अराइज हुआ है, दैट रिलीफ इज अराइजिंग आउट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन और एक्ट ऑफ सीरीज, क्योंकि जो राइट क्लेम कर रहे हैं ना उनके अगेंस्ट, वो सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन से होना चाहिए, और नंबर ऑफ, थर्ड भी सेम है, अगर उन सच पर्सन्स, इफ एनी, यहां पे हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, इफ एनी सूट अगेंस्ट सच पर्सन ब्रॉट, एक मिनट, यहाँ थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा भाई, लाइन का ना बिल्कुल वो बन जाएगा वरना कचरा, ठीक है। इफ एनी सेपरेट सूट ब्रॉट अगेंस्ट सच पर्सन और पर्सन्स जो छोड़ दिए हैं, तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट विल अराइज, मतलब अगर उनको अलग अलग सू करेंगे, डिफेंडेंट अलग अलग सू करे जाएंगे, तो फिर कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट फिर कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा, अगर सेपरेट सूट लाए गए तो। ये है रूल नंबर 3। तो 2 रूल हो गए हमारे, यानी जितने भी प्लेंटिफ्स इंटरेस्टेड हैं, जिनका कॉमन इंटरेस्ट है उस सूट में, क्योंकि ये 3 जो कंडीशन है ना, और इसमें ऐसा नहीं है कोई एक, ये तीनों कंडीशन जो हैं वो को एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, को एग्जिस्टिंग है ये कंडीशन। एक भी अगर हट गई तो ज्वाइंडर नहीं करने की ज़रूरत है, वो ज्वाइंडर क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। ऐसे नहीं है प्लेंटिफ का, जैसे मान लो प्लेंटिफ और उसका ब्रदर है, उसका ब्रदर उसका हर चीज़ में साथ देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है प्लेंटिफ अपने ब्रदर को भी जो है प्लेंटिफ बना लेगा कि चलो दोनों मिलके सूट फाइल करते हैं। इसमें से कुछ होना चाहिए ना, ये तीनों कंडीशन एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो वो एज ए प्लेंटिफ ज्वाइन करेगा। और सिमिलरली वो डिफेंडेंट के लिए भी नहीं कर सकता कि 2 भाई हैं वो इकट्ठे ही रहते हैं, लेकिन जो ये कंडीशन है ना, ये उनके अगेंस्ट नहीं को एग्जिस्ट कर रही, तो वो 2 भाइयों को डिफेंडेंट नहीं बना सकता अपनी प्लेंट में। यानी ये प्लेंटिफ का दारोमदार है कि जितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो एज प्लेंटिफ लाना चाहता है, प्लेंट में लेके आए,
जितने पर्सन्स को डिफेंडेंट बना चाहता है प्लेंट में उनको ऐड करे। तो ये प्लेंट का ही पार्ट चल रहा है ना, क्योंकि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्लेंटिफ कि एक सही बंदों को लेके आए। ठीक है, तो अब अगर मान लो ये जॉइंडर है, तो क्या ऐसा है कि सिर्फ प्लेंटिफ की मर्जी चलेगी? मतलब ऐसा है कि प्लेंटिफ ही चाहेगा उन सबको ले आएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑर्डर 1 रूल 2 एंड रूल 3A। अब ये अगेन देखो, जैसे अभी हमने किया था ना, और रूल 1 और रूल 3 को एक साथ पढ़ा था कि रूल 1 प्लेंटिफ के बारे में कह रहा है, रूल 3 डिफेंडेंट के बारे में कह रहा है। इसीलिए अब रूल 2 ये प्लेंटिफ के बारे में बात कर रहे हैं हम, और रूल 3 में हम डिफेंडेंट की बात कर रहे हैं। तो ये क्या बात कर रहे हैं वो अभी मैं बताती हूँ। कोर्ट जो है ना, मे ऑर्डर सेपरेट सूट इफ प्लेंटिफ, जो ऐड करा गया प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स क्या कर देंगे सूट को, एम्ब्रेस और डिले। कि ये जो प्लेंटिफ को ज्वाइन करा गया है ना, वो अगर ऐसे ज्वाइन किए गए तो वो सूट को एम्ब्रेस करेंगे और डिले करेंगे, मतलब सूट अननेसेसरीली इधर उधर भागेगा। इससे अच्छा है ये जो प्लेंटिफ है उसको वहाँ से हटा के कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा कि भाई तुम सेपरेट सूट ले आओ। ये जो कंडीशन है, ये को एग्जिस्टिंग जो कंडीशन है वो फुलफिल हो भी रही हूँ, लेकिन तो भी कोर्ट को अगर ये लग रहा है कि सूट इससे खराब हो जाएगा, डिले हो जाएगा, अननेसेसरी एम्ब्रेस हो जाएगा, तो कोर्ट क्या है, सेपरेट ऑर्डर कर देगा प्लेंटिफ को सूट लाने के लिए। सिमिलरली 3A क्या कहता है, कोर्ट में ऑर्डर ए सेपरेट सूट टू बी ब्रॉट अगेंस्ट एनी डिफेंडेंट। यहाँ पे एनी प्लेंटिफ है और प्लेंटिफ्स है, तो 3A में क्या है, एनी डिफेंडेंट और डिफेंडेंट्स के उनके खिलाफ अलग सूट फाइल करो, क्योंकि अगर वो इकट्ठे ज्वाइन किए गए तो सेम सूट इधर एम्ब्रेस और डिले विल बी डिलेड, तो वो डिले हो जाएगा। तो कोर्ट क्या कह रहा है, ब्रॉट सेपरेट सूट अगेंस्ट देम। इज सिंपल। तो इसका मतलब क्या है, आप ज्वाइन कर सकते हो, बट कोर्ट को अगर ऐसा लगता है तो कोर्ट ऑर्डर कर देगा अलग सूट लाओ। ठीक है, अब अगर हम ये कर रहे हैं, देखो एक बड़ा सिस्टमैटिकली चल रहा है, एक जैसे वो हम यूँ फ्लो में करते हैं ना चीज़, कि पहला प्लेंटिफ का एक राइट एंड ड्यूटी है कि जो भी आपको नंबर ऑफ पीपल लग रहे हैं एज ए प्लेंटिफ ज्वाइन होने चाहिए कर लो। जो भी आपको नंबर ऑफ पीपल लग रहे हैं कि जिनको आप एज ए डिफेंडेंट ज्वाइन करना चाह रहे हो कर लो, लेकिन वो करने से पहले रूल 1 और रूल 3 को पढ़ लो। 3 फॉर डिफेंडेंट, 1 फॉर प्लेंटिफ, कि उसमें जो 3 कंडीशन बता रही हैं क्या वो को एग्जिस्टिंग है, वो सारी हो रही हैं पूरी, तो यू कैन ज्वाइन प्लेंटिफ्स एज मैनी एज, और अगर 3 की हो रही है तो यू कैन ज्वाइन डिफेंडेंट एज मैनी एज, राइट। कोर्ट उनको कर सकता है। अब मान लो एक क्वेश्चन ये भी तो अराइज होता है ना कि प्लेंटिफ को समझ में नहीं आ रहा। देखो प्लेंटिफ को प्लेंटिफ्स का तो पता है कि हु आर इंटरेस्टेड है ना टू फाइल द सूट, उन सबका कॉमन वो है, क्लेम है, कॉज ऑफ एक्शन है, और वो अब चाह रहे हैं कोर्ट के पास, लेकिन डिफेंडेंट समझ नहीं आ रहे। तो रूल 7 क्या कहता है, इफ देयर इज डाउट अबाउट डिफेंडेंट्स, तो यहाँ पे क्या, अगर मान लो प्लेंटिफ को डाउट है वेदर दिस डिफेंडेंट इज लायबल और नॉट, मे बी फुल्ली लायबल और पार्शली और नॉट, मतलब उसको नहीं समझ आ रहा, नंबर ऑफ डिफेंडेंट है, तो लॉ क्या कह रहा है, आप एक बार उनको ज्वाइन कर लो, दो देयर इज डाउट नो प्रॉब्लम, कोर्ट विल डिसाइड इट। कोर्ट बाद में देखेगा, प्रोसेस जब चलेगी प्रोसीडिंग्स तब कोर्ट ये देखेगा, लास्ट में जब सब एविडेंस आ जाएंगे ऑन रिकॉर्ड, तब कोर्ट क्या करेगा, जब उन एविडेंसेस को करेगा ना, अप्रिशिएट करेगा ना, तो एप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस बताएंगे कि कौन सा डिफेंडेंट लायबल है, कौन सा नहीं है, या कौन सा फुल्ली है, कौन सा पार्शली है, टू सम एक्सटेंट है और कितना है, ये सारा कोर्ट का काम है। बट प्लेंटिफ क्या कर सकता है, उन सभी को इन केस ऑफ डाउट भी उन सभी को शामिल कर सकता है सूट के अंदर एज ए डिफेंडेंट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ये नहीं कहा जा सकता कि आप ही समझदार हो, आप ही पता लगाओ, नहीं, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट आप कर लो, कोर्ट विल डिसाइड इट, ये कोर्ट का काम है। ठीक है, उसके अलावा अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अब कर लिए प्लेंटिफ ने, ठीक है,
तो ऑब्जेक्शन मतलब रूल 13 कहता है कि ऑब्जेक्शन, किस चीज़ का ऑब्जेक्शन, रिगार्डिंग किसका होगा, ज्वाइंडर। तो ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज को लेके अगर किसी का भी ऑब्जेक्शन है, यानी प्लेंटिफ आके कह रहा है भाई मेरे को क्यों प्लेंटिफ बना रहे हो, मैं सेपरेट सूट लाऊंगा, मेरे को क्यों बनाया पार्टी, ठीक है। तो अब उसको रियलाइज हो गया कि गलत डिफेंडेंट जुड़ गए हैं, मैं सेपरेट सूट लाऊंगा, तो वो एप्लीकेशन प्लेंटिफ भी एक लगा सकता है कि मेरा नाम हटा दो इसमें से, या मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, मेरे को हटाओ एटलीस्ट यहाँ से। और डिफेंडेंट तो ऑब्जेक्शन रेज करेगा ही करेगा कि ये गलत प्लेंटिफ जोड़ दिए हैं सारे, या एक डिफेंडेंट कहेगा मेरा कोई लेना देना ही नहीं है इस सूट में, मुझे क्यों डिफेंडेंट बना दिया। तो इसका मतलब क्या है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट कोज ऑब्जेक्शन, एनी ऑब्जेक्शन राइट रिगार्डिंग द ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज इज टू बी रेज्ड एज सुन एज पॉसिबल, यानी shall be raised at earliest opportunity, यानी जब जिसको अपॉर्चुनिटी मिले वो आके बताओ। अब देखो डिफेंडेंट को अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी भाई, जब वो अपनी रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा, वो अपना जवाब देगा, उसी में तो बताएगा मैं तो पार्टी हुई नहीं, मेरे को तो ऐसे अननेसेसरी डाल रहे हैं, तो आई एम नॉट द पार्टी, मेरा नाम काट दो इसमें से, तो ये वो बताएगा। प्लेंटिफ प्लेंट फाइल कर रहा है तो एज सुन एज पॉसिबल बता दे। इनका अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होती है, क्या क्या अर्लीस्ट होती है, एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, ये अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। जब तक इशू फ्रेम नहीं होंगे, यानी कोर्ट क्या है, एक्चुअल प्रोसेस इशू फ्रेमिंग से ही करता है कि आप दोनों पार्टीज बता दो भाई तुम्हारे इश्यूज क्या हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्या है जो कोर्ट को रिजॉल्व करना है। तो वहाँ से पहले आपके पास टाइम है, आप आके कोर्ट को अपना ऑब्जेक्शन करो रेज और बताओ कि भाई हम नहीं हैं पार्टी, गलत हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइज कि गलत हो गया, ठीक है, मान लो ऑब्जेक्शन रेज किया था, मान लो करना भूल गए, गलत हो गया, तो अब सूट का क्या होएगा, सूट डिसमिस हो जाएगा। मान लो गलत पार्टीज ने सूट फाइल करा है, गलत के अगेंस्ट करा है, रॉन्ग है, या कुछ डाउट था, वो रॉन्ग डाउट था, मतलब कुछ भी नहीं था, देन ऑल्सो कोर्ट डिसाइड, तो क्या होगा, सूट जो 9 है ना क्लियरली कह रहा है सूट शैल नॉट बी डिसमिस्ड only on question of non-joinder or misjoinder of parties। वो कह रहे हैं चाहे नहीं जोड़ी, चाहे गलत जोड़ दी, कुछ गड़बड़ होगी, फिर भी सूट जो अगर एक बार डिसाइड हो गया ना, वो लायबल टू बी डिसमिस नहीं होगा, ओनली ऑन दिस क्वेश्चन, ओनली ऑन दिस बात, ठीक है। लेकिन इसके साथ प्रोविसो है, वो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट दिस रूल शैल नॉट, हम लिख देती हूँ यहाँ पे है ना दिस रूल, तो दिस रूल शैल नॉट अप्लाइड टू नेसेसरी पार्टी। अब देखो अभी तक मैंने आपको बताया हम सिर्फ पार्टी की बात कर रहे थे, इट इज़ द ओनली रूल 9 जिसने हमको नंबर ऑफ कीवर्ड दे दिए अचानक से। नॉन ज्वाइंडर क्या रहता है, मिस ज्वाइंडर क्या होता है, ये नेसेसरी पार्टी कौन है, और अगर नेसेसरी पार्टी कोई चीज़ है तो इसके अलावा भी कोई पार्टी है, बिल्कुल है। यानी हम कीवर्ड यहाँ लिख लेते हैं ना, तो क्या हो गया, पहला हमने पढ़ा था ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, फिर हमने पढ़ लिया नॉन ज्वाइंडर, फिर हमने पढ़ा मिस ज्वाइंडर, राइट, और फिर हमने पढ़ा नेसेसरी पार्टी। और अब मैं यही बता देती हूँ कि अगर एक पार्टी नेसेसरी है ना, तो एक और पार्टी होती है प्रॉपर पार्टी, ठीक है। तो सेक्शन 9 रूल 9 क्या कह रहा है कि भाई ठीक है, आपके पास ऑब्जेक्शन रेज करने का एम्पल टाइम था, करा, कोर्ट ने मना कर दिया,
ऑब्जेक्शन को ओवर रूल कर दिया, या आप करना ही भूल गए, मतलब सूट डिसाइड हो गया, आप करना भूल गए, तो नाउ यू कैन नॉट से कि सूट को अब डिसमिस करो। और इसी के साथ एक सपोर्टिंग चीज़ है सेक्शन 19, दो डिटेल में हम अपील्स में करेंगे। सेक्शन 99 भी सपोर्ट कर रहा है इस बात को। वो क्या कह रहा है? नो अपील इन अपील आएगा, रेदर इन अपील नो ऑर्डर और डिक्री shall be reversed or varied substantially varied upon only on question of ये सारा ऊपर जो लिख दिया, सिर्फ इस क्वेश्चन पे कोई भी अपील वेरी या रिवर्स नहीं हो सकती कि ये जो ऑर्डर डिक्री पास हुआ है ना, उसमें नॉन ज्वाइंडर, मिस ज्वाइंडर या इनका इंक्लूजन नहीं हुआ, पर ये नेसेसरी पार्टी पे लागू नहीं होता। लेकिन ये अपील में क्यों है? क्योंकि नेसेसरी पार्टी के लिए आप कह रहे हो ना, नेसेसरी पार्टी, तो रूल 9 खुद कह रहा है कि ये रूल नेसेसरी पे नहीं होता। इसका मतलब क्या है? कोई पार्टी नेसेसरी थी मगर कोर्ट ने ऑब्जेक्शन को नहीं लिया, ऑब्जेक्शन रेज अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे करा गया था, कोर्ट ने नहीं लिया और सूट कर दिया। इसका मतलब क्या है? नेसेसरी पार्टी के क्वेश्चन पे सूट वेरी हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, सूट लायबल टू बी डिसमिस्ड हो सकता है। तो ये सूट शैल नॉट बी डिसमिस्ड विद लायबल टू बी डिसमिस्ड ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ दिस, वो कह रहे हैं, बट वो नेसेसरी नहीं होनी चाहिए। अब नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी में इसका मतलब क्या है? पार्टी तो है, नेसेसरी नहीं है, इसका मतलब तब लायबल नहीं होगा इन क्वेश्चंस पे, लेकिन इफ़ इट इज़ नेसेसरी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इन पे जंप करेंगे। ये समझ आ गया होगा आई थिंक कि रूल 9 और सेक्शन 99 ये एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं, सेम ही बात है, सब्सटेंशिएट कर रहे हैं कि क्या हम बात को मान लें कि जो सूट डिसाइड कर दिया है वो ठीक कर दिया है, भले ही सही पार्टी जुड़ी थी नहीं जुड़ी थी। ठीक है, एक तो बात ये है, लेकिन अगर वो पार्टीज नेसेसरी हैं तो ये जो जनरल रूल है ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? कि आखिरकार ये हैं क्या टर्म्स जो हमने अभी करी। ठीक है, देखिए तो अब ये टर्म्स मैंने लिख दी, यानी ज्वाइंडर तो हम इतनी देर से कर ही रहे थे, अब नॉन ज्वाइंडर क्या है? यानी जब पार्टीज जो ज्वाइन करी जानी चाहिए थी वो नहीं करी, इसका मतलब क्या है? प्लेंटिफ और ये। अब हम नॉन ज्वाइंडर यहाँ मान लो हम लिख देते हैं नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, इसका मतलब दोनों, लेकिन हम लिखते हैं नॉन ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ, इसका मतलब है गलत प्लेंटिफ, जो सही प्लेंटिफ थे वो ज्वाइन नहीं करे, रह गए। नॉन ज्वाइंडर का मतलब है नहीं करे, वो करने चाहिए थे, वो नेसेसरी पार्टी थे। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉन ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ। लेकिन अगर नॉन ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट भी रहता है, इसका मतलब है जो डिफेंडेंट असेंशियल थे सूट की कंट्रोवर्सी को डिसाइड करने के लिए या फाइनली एडजुडिकेशन के लिए, जो इशू थे उनको सेटल करने के लिए वो बंदे का होना ज़रूरी था, लेकिन वो नहीं इंक्लूड करा, तो ये नॉन ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट है। सिमिलरली नाउ वी आर हैविंग मिस ज्वाइंडर वर्ड। मिस ज्वाइंडर का मतलब है कर तो लिए बट रोंग कर दिए, तो रोंग प्लेंटिफ, मिस ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स मीन्स द रोंग पर्सन्स आर ज्वाइंड एज प्लेंटिफ, दे ought नॉट टू बी ज्वाइंड, नहीं करे जाने चाहिए थे बट कर दिए, तो फिर उनको हटाना पड़ेगा। वो बेकार में बर्डन है उन लोगों पे जो सूट के लिए ज़रूरी भी नहीं है और उनको सूट में शामिल करा जा रहा है। ये सेम चीज़ अप्लाई डिफेंडेंट पे भी होती है, जब सूट में उनकी ज़रूरत नहीं है, चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, ज़बरदस्ती पार्टीज़ को क्यों ऐड करा जा रहा है? इट इज़ बर्डन अपॉन दैम, कि अननेसेसरी आप ज़बरदस्ती लोगों को लिटिगेशन में नहीं घसीट सकते इफ़ दे हैव नो सच
means right exists in them or right exists against them. If there is no such right और कोई क्लेम ही नहीं है, आप रिलीफ नहीं मांग रहे हो, तो आप अननेसेसरी लोगों को पार्टी नहीं बना सकते, दैट इज मिसजॉइंडर। और अब नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी है। आखिरकार पार्टीज तो हम प्लेंटिफ और डिपेंडेंट कर रहे हैं, तो फिर ये नेसेसरी क्या है? देखो नेसेसरी इटसेल्फ नाम ही बता रहा है ना, नेसेसरी बहुत ज़रूरी, प्रॉपर ठीक है, एंड इट इज़ प्रॉपर। तो नेसेसरी पार्टी कौन सी होती है? नेसेसरी पार्टीज आर दोज पार्टीज विच आर असेंशियल फॉर डिसाइडिंग द डिस्प्यूट। यानी जो भी मैटर इन कंट्रोवर्सी है उसको एडजुडिकेट करने के लिए कोर्ट को उस पार्टी की रिक्वायरमेंट है, उसके बिना कोर्ट भी मैटर को फाइनली वो सेटल डाउन नहीं कर पाएगा, जो इश्यूज हैं उनको सेटल नहीं कर पाएगा, डिस्प्यूट डिसाइड नहीं हो पाएगा, एक जस्ट डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएगा। और कोई भी इफ़ेक्टिव ऑर्डर अगर वो देगा ना, तो वो ऑर्डर किसके खिलाफ या फेवर में होगा? इफ़ नेसेसरी पार्टी इज़ नॉट देयर। मतलब एक प्लेंटिफ जिसमें राइट एग्जिस्ट कर रहा है, मेनली उसी में कर रहा है, उसको छोड़ दिया, तो अगर वो राइट मान लो ऑर्डर दे भी दिया उस राइट के अगेंस्ट, तो क्या वो ऑर्डर इफेक्चुअली अप्लाई हो पाएगा? नो। सिमिलरली डिफेंडेंट है, एक डिफेंडेंट की रिक्वायरमेंट है जिसके अगेंस्ट हम क्लेम कर रहे हैं, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, तो अब वो नेसेसरी डिफेंडेंट है ही नहीं। तो जो ऑर्डर है वो इफेक्टिवली किसके अगेंस्ट वो होगा? मतलब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, वो किसके अगेंस्ट हम यूज़ करेंगे? व्हेन देयर इज़ नो नेसेसरी पार्टी। इसका मतलब है नेसेसरी पार्टी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्टी जिसका होना ज़रूरी है जो भी मैटर इन कंट्रोवर्सी हैं उनको डिसाइड करने के लिए, और जब भी कोई ऑर्डर पास होगा वो किसके लिए पास होगा उसका होना ज़रूरी है। लेकिन प्रॉपर पार्टी का क्या होता है? उसकी ज़रूरत तो है इश्यूज़ को डिसाइड करने में, बट वो इतनी अहम नहीं है कि अगर वो नहीं होगी तो इशू डिसाइड ही नहीं हो पाएंगे। यानी जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है, जो एडजुडिकेशन है, वो एंड तक नहीं पहुंच पाएगी, ऐसा नहीं है। मगर वो हो जाएं तो भी ठीक है, उनका होना ठीक है, क्योंकि वो होंगे तो इट विल हेल्प कोर्ट टू डिसाइड द इश्यूज। तो इसलिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर देगा एंड इफ प्रॉपर पार्टी इज़ नॉट देयर, तो वो ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, इफेक्चुएट नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। प्रॉपर पार्टी की एब्सेंस में वो जो ऑर्डर है वो इफेक्चुएट हो जाएगा, नेसेसरी में नहीं हो पाएगा, यही डिफरेंस है। इसमें हमारा एक केस है, मतलब 2-3 केस हैं जो एक तो ये है बॉम्बे एयरपोर्ट अथॉरिटी वर्सेस रीजेंसी कन्वेंशन सेंटर एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये 2010 का केस है, और यहाँ भी ये जो बॉम्बे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड है भाई, ठीक है, वर्सेस रीजेंसी कन्वेंशन सेंटर एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड 2010। और एक और है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी 2010 का केस है। ये 2 केस इंपॉर्टेंट केस हैं क्योंकि इन 2 केसेस में कोर्ट ने, जैसे ये वाला केस था, इसमें नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी में क्या डिफरेंस है और कब इनका मिसजॉइंडर या जॉइंडर फैटल हो जाता है केस के लिए। जैसे नेसेसरी पार्टी इफ इट इज़ एब्सेंट फ्रॉम द सूट, तो सूट का जो डिसीजन है वो कुछ नहीं, इट इज़ फैटल टू द सूट इज़ लाइबल टू बी डिसमिस्ड, वो सारा व्यर्थ चला जाएगा प्रोसेस जो सूट की करी। तो और दूसरी बात ये है कि मान लो, देखो हम ना, अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम ना अपने पूरे ऑर्डर 1 को 3 टुकड़ों में क्लासीफाई भी कर सकते हैं, एक याद रखने के लिए कि हमने ऑर्डर 1 में क्या क्या पढ़ लिया। आखिरकार पार्टीज इतनी सारी कर रहे हैं तो थोड़ा ग्रुपिज्म हमको पता होना चाहिए कैसे ग्रुप करेंगे। तो ये जो 2 केस हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं
for the joinder of parties different between necessary party and this proper party. Further, non-joinder and misjoinder of necessary party, how effective, मतलब how, what is the effect of this and how these can be rectified. क्योंकि जो हमारा ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाला केस है, इसमें अगला जो हमारा टॉपिक है ना, वो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज, या हम इसको बोल सकते हैं आप ऑर्डर 1 का रूल 8 है, ठीक है। जनरली हम इसको फेमसली जानते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज। ट्रांसपोजिशन वर्ड ही बता रहा है, पार्टीज की पोजीशन को चेंज करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप, मैं एक बार शायद मुझे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, बट ठीक है अभी बता देती हूँ आपको कि जो ऑर्डर 1 है ना, इसको देखो आप क्लासिफिकेशन करो। पहले क्या है, ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज है, एक हमने ये चीज़ करी। ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज में हमने रूल 1 करा, 2 करा, 3 करा, 3A करा, और हमने 4, 5, 6, 7, ये 4, 5, 6 मैंने नहीं बताए, अभी बताऊंगी, 7, देन 9, देन 13, ठीक है। 12 इज ऑल्सो देयर बट दैट इज़ वेरी अनइम्पॉर्टेंट, तो हम उनको छोड़ देते हैं। पर ये हमने करे ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज़ में, यानी जब पार्टी को ज्वाइन करना होता है ना, तो हम क्या क्या करते हैं वो हमने स्टेप वाइज पढ़ा, क्या कोट कर लेता है। अब एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हमने कहा नॉन ज्वाइंडर हो गया, मिस ज्वाइंडर हो गया, मान लो कोई ऑब्जेक्शन उठा भी दिया, हमने रूल 13 किया कि ऑब्जेक्शन उठा दो, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे उसने उठा दिया तो अब क्या होगा, कोर्ट क्या करेगा। देखो गलत अगर पार्टीज ऐड हो जाती है ना, तो 2 स्टेप हैं। 1, खुद ही पार्टी कोर्ट को बता दे, है ना, या तो पार्टी खुद कोर्ट को बताएगी या कोर्ट सुओ मोटो करेगा। तो अगर तो पार्टी कर रही है और वो ऑब्जेक्शन रेज कर रही है तो अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे कर दे। लेकिन कई बार क्या होता है, मिस्टेक बोनाफाइड है, सच में नहीं पता चल पा रहा कि ये रॉन्ग पार्टी है, इन बिटवीन कहीं सूट में जाके पता चल रहा है कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई, तो फिर हमारे पास रूल 8 है, ऑर्डर 1 रूल 8, जो कि ये हम ये बात कर रहे हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टी, यानी एट एनी टाइम एनी स्टेज जो सूट है वहाँ पे एनी टाइम ट्रांसपोजिशन करी जा सकती है। क्योंकि अगर सूट हो जाएगा फाइनलाइज और वो डिसमिस भी नहीं होता, ठीक है, तो फिर पार्टीज के साथ तो इनजस्टिस हो जाएगा। उस इनजस्टिस को रोकने के लिए एक रूल ये भी है ना कि अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे ऑब्जेक्शन रेज करो, बट कोर्ट सुओ मोटो, अगर कोर्ट को पता चल गया कि ये तो गड़बड़ है, ये प्रोसीडिंग में पता चल रहा है कि इस पार्टी में कोई रिलीफ एग्जिस्ट नहीं करता या अगेंस्ट किसी पार्टी एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या फन है उन पार्टीज़ को रखने का, तो वो उनको हटा सकता है, बदल सकता है। या कोर्ट को प्रोसीडिंग में पता चल रहा है भाई ये जो सूट है ना, इसमें इस प्लेंटिफ का या उस डिफेंडेंट का होना ज़रूरी है, तो वो क्यों छोड़ रखे हैं, उनको ऐड कर लो। ये सारी जो पावर है ना, ये रूल 8 में है कोर्ट के पास, एट एनी टाइम, किसी भी समय पे कोर्ट ये ऐसा कर सकता है। उसके लिए अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी जैसा कोई वर्ड नहीं है। इसके अलावा एक और 3rd प्रोविज़न है जिसको हम, ये सॉरी मैंने यहाँ पे रूल 8 लिख दिया है ना भाई, ये गलत लिख रही हूँ मैं, रूल 8 नहीं है, ये रूल 10 है, ठीक है, रूल 10। उसके अलावा ऑर्डर 1 रूल 8 है जिसको हम पॉपुलरली जानते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट्स को, राइट। तो यानी कब हम रिप्रेजेंटेटिव सूट डालते हैं, क्योंकि देखो अभी तक हम ये भी पढ़ रहे हैं कि नंबर ऑफ प्लेंटिफ ऐड हो सकते हैं, मगर प्लेंटिफ का नंबर कुछ नहीं बता रखा लॉ ने, इसका मतलब है कितने भी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि 1000 ऑफ पीपल अगर प्लेंटिफ हैं तो कैसे ऐड करेंगे, 1000 ऑफ डिफेंडेंट हैं कैसे ऐड करेंगे। यानी जब पार्टीज न्यूमरस होती हैं, जब न्यूमरस पार्टीज होती हैं तो उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव सूट डलते हैं। यानी ये जो प्रोविज़न है ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज की बजाय एक अलग स्पेशल प्रोविज़न दे रखी है, हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो 3 क्लासेस हो गई, क्लासेस या यूँ कह लो 3 स्टेप्स हो गए चीज़ों के, कि एक आपने नॉर्मल ज्वाइनिंग करनी है वेदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, आप ये वाले रूल्स को फॉलो करोगे। अब आपसे गड़बड़ हो गई है, एट एनी स्टेज आप चाहते हो पार्टीज़ का ट्रांसपोजिशन हो, तो आप रूल 10 को देखोगे। फिर अगर आप कह रहे हो कि पार्टी तो बहुत सारी है, इतनी सारी हैं कि भाई ऐसे ज्वाइन नहीं हो सकती हैं, तो तब आप रूल 8 को देखोगे, ठीक है। तो ये अभी हम करेंगे।
ये हम कर चुके हैं और अब हम ये कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज में 2 सबसेक्शन है, रूल 1 और उसका एक रूल 10 सबसेक्शन 1, रूल 10 सबसेक्शन 2। 2 बात हैं, 2 को हम एज इट इज़ पढ़ने की बजाय आप इसमें क्या क्लासिफिकेशन करोगे, ये है रूल 1, सॉरी रूल 10 का 1, ये है रूल 10 का 2, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो एक तो ये है एट एनी टाइम, यानी अब अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी वाला कोई चक्कर नहीं है, एनी टाइम। और ये है कोर्ट की पावर, कोर्ट में कर सकता है सुओ मोटो और ऑन एप्लीकेशन ऑफ पार्टी ऑफ ईदर पार्टी। ये तो आप याद ही रखो, इस पूरे जो रूल 10 है ना उसका एक ये तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, कि आप याद रखो। पहला क्या कहता है कि अगर मान लो कोर्ट को ये पता चलता है रॉन्ग पर्सन इज ज्वाइंड, वो ज्वाइंड हो गया है, तो वेदर इट इज़ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट नो मैटर, कोर्ट को पता चल गया है रॉन्ग पर्सन ज्वाइंड हो गया है, और अब वो क्या करेगा, उसके नाम को उसको हटाना पड़ेगा, यानी स्ट्राइक आउट ऐड करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, उसको जो करना पड़ेगा वो कर देगा। तो अगर मान लो रॉन्ग पर्सन के नेम पे सूट हो गया है एंड जो कोर्ट है, कोर्ट इज सेटिस्फाइड, कैसे सेटिस्फाइड है कि ये जो मिस्टेक है ना, मिस्टेक इज बोनाफाइड, बोनाफाइड है, पार्टी ने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया, उसके पार्ट पे कोई ऐसा नहीं है कि उसने ग्रॉस नेग्लिजेंस की है या नोइंगली इम्प्रॉपर मींस को अपनाया या जानबूझ के किसी को हैरास करने के लिए ऐसा किया, ऐसा नहीं है, बोनाफाइड मिस्टेक हुई है, रॉन्ग पार्टी ऐड हो गई है। किसी भी समय पे कोर्ट को किसी भी तरीके से, यानी खुद पता चल जाता है या पार्टीज एप्लीकेशन लगा देती हैं, तो कैसे भी कोर्ट को लेकिन ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि दिस मिस्टेक इज़ बोनाफाइड, वो उसी मोमेंट पे पार्टी को किसी को भी उसका नाम काट सकता है, ऐड कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ठीक है। ऐसे में कोर्ट की एम्पल पावर है, क्योंकि बाद में जागने से अच्छा पहले जागो, तो ये कोर्ट की भी ड्यूटी है कि वो जब देख रहा होता है प्रोसीडिंग में तो वो डिस्क्रिशनरी पावर रखता है और उसको पता है कि इफ़ द रॉन्ग पर्सन्स आर एडिड वेदर एज अ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, तो भाई उसके नाम को, कई बार क्या होता है कि एक प्लेंटिफ कह रहा है मैं तो खुद इसके खिलाफ वो क्लेम कर रहा हूँ, मान लो काइंड ऑफ कुछ उसको कह रहा है मुझे तो खुद इससे पैसे लेने हैं, उनसे तो मैं ले चुका हूँ, उन्होंने इसको दे दिए थे लेकिन ये मुझे नहीं दे रहा, मैं तो डिफेंडेंट हूँ रेदर, तो इसको भी ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टी कहते हैं कि प्लेंटिफ को डिफेंडेंट बना दिया। और हो सकता कोई डिफेंडेंट ये कह रहा हो कि मैं तो प्लेंटिफ हूँ, मैं खुद इनसे क्लेम कर रहा हूँ, तो उसको प्लेंटिफ, यानी पोजीशन ऑफ पार्टीज कैन बी ट्रांसपोजिशन, राइट, चेंज कर दिया। तो एक तो ये है, और दूसरा सेक्शन ये क्या कह रहा है, अगेन रूल 2 क्या कह रहा है, जो पार्टीज है ना नॉट ज्वाइंड, ज्वाइन नहीं की, यानी जो पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए था वो ज्वाइन नहीं करा, तो किसी भी समय में किसी भी पार्टी को ऐड कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यानी दो जो सबसेक्शन हैं, सॉरी सब रूल्स हैं, वाई एम सेइंग सबसेक्शन, सब रूल्स करेक्ट कर लेना भाई, पहले भी अगर मैंने किसी चीज़ को सबसेक्शन बोला हो, या हम इनको एज ए क्लोज कर सकते हैं, 2 क्लोज जुड़े हुए हैं इस रूल 1 के साथ, या इनके सब रूल तो हम बोलते ही हैं, ठीक है। तो इफ़ आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो कि ये सबसेक्शन है तो रॉन्ग सब रूल है। तो सब रूल 2 क्या कह रहा है, वो बता रहा है नॉन ज्वाइंडर, अगर पार्टीज को ज्वाइन करना चाहिए था और ज्वाइन नहीं करा तो कोर्ट किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन पे या सुओ मोटो अगर संज्ञान लेके देख लेता है कि दिस पार्टी ought टू बी एड एज ए प्लेंटिफ और एज ए डिफेंडेंट, तो किसी भी टाइम पे कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा कि उस पार्टी को ज्वाइन कर लो, ऐड कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है। ये हमारा जो ट्रांसपोजिशन का रूल है वो ये बात कर रहा है। आइए आपको समझ में, इसका मतलब क्या है, पार्टीज़ का पक्का पता होना ज़रूरी है स्टार्टिंग में ही,
वो बाद में गलत पार्टीज़ के अगेंस्ट डिसीजन होंगे, फिर वो इफ़ेक्टिवली अप्लाई नहीं हो पाएंगे, तो जो सारा प्रोसेस है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा टेक्निकली, प्रैक्टिकली। उसका क्या मतलब निकलेगा, इतनी लंबी प्रोसेस। और वैसे भी आपको पता है हमारे जो सिविल लिटिगेशन है वो बहुत साल चलती हैं, 10 साल बाद जाके पता चलेगा नेसेसरी पार्टी तो थी ही नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो उस गड़बड़ को रोकने की जिम्मेदारी पार्टीज़ पे है। अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे अपने ऑब्जेक्शन रेज करो, कोर्ट के ऊपर है। एनी टाइम इफ़ यू कम टू नो ईदर बाय हिमसेल्फ और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज यू स्टेप इन। फिर आप ये नहीं कह सकते लेट क्यों आए, वो लेट हो भी गए, कॉस्ट अप्लाई हो सकती है, कुछ और ऑर्डर साथ में कंडीशन लगाई जा सकती है, बट अगर वो ऐसा कह रहे हैं रॉन्ग पार्टीज है तो रेक्टिफिकेशन इज नेसेसरी, उसी समय कर दो जिस समय पता चले जाए, ठीक है। उसके अलावा सेक्शन 21 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का भी जिक्र है यहाँ पे। क्यों जिक्र है, और जब आप बेयर एक्ट में पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको सेक्शन 22 लिखा मिलेगा। वो पुराना जो पहले जो लिमिटेशन लॉ था 1963 में 22 सेक्शन हो गया 21, तो जो करंटली आप रीड करोगे वो है 21 सेक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, ठीक है, उसमें चेंज है। तो 21 क्या कहता है कि जब भी कोई पार्टीज, क्योंकि एनी टाइम कह रहे हैं, तो जब भी कोई पार्टी बीच में आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सी यहाँ पे भी एक दो डिफरेंस आ गए। पहले मैंने बोला कि एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, प्लेंट तो तभी हो रही है ना क्योंकि प्लेंट दाखिल करने के बाद सूट इंस्टीट्यूट होएगा ना, तो इसका मतलब है जब प्लेंट आप तैयार कर रहे हो उसमें पार्टीज के नाम लिखे जा रहे हो, तो ये तो हो गया एट द टाइम ऑफ। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एट एनी टाइम, इसका मतलब है आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, चल पड़ा सूट, किसी भी स्टेज पे ये किया जा सकता है। तो जो सेक्शन 21 ऑफ लिमिटेशन, इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963, तो यहाँ पे इंडियन नोट लिख लो भाई, है ना। इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 21 क्या कहता है कि जब भी पार्टी ऐड होती है, सी लिमिटेशन पीरियड इज देयर, तो अगर एक पार्टी बीच में आप लेके आए हो और वो जो बीच है वो 5-6 साल हो गए, तो बार बार लिमिटेशन हो जाएगा सूट ही, क्योंकि मान लो कॉन्ट्रैक्ट पे सूट चल रहा है तो वो तो 3 ही साल है, 3 साल तो लिमिटेशन ही और हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई पार्टी अगर ऐड की जाती है तो इट डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड जहाँ से सूट स्टार्ट हुआ है, यानी 5 नहीं, जब सूट स्टार्ट हुआ था, भले ही वो 7 साल बाद ऐड हुई है, मतलब 7 साल हो गए टोटल, 3 साल कॉन्ट्रैक्ट के थे ही, और जब तक वो ऐड हुई तो 4 साल और हो चुके थे, टोटल 7। तो जब उसको ऐड किया गया तो वो कहेगा लिमिटेशन पीरियड ही ख़त्म हो गया, मेरे खिलाफ तो सूट 3 साल पहले, 3 साल में लाना चाहिए था, 3 साल तो कब के बीत चुके, तो आई एम नॉट लाइबल नाउ, बार बाय लिमिटेशन, वो ऐसा ऑब्जेक्शन रेज करेगा। तो जनरल रूल ये कहता है 21 के अंदर कि जब भी कोई पार्टी को इधर ऐड किया जाता है या सब्स्टिट्यूट करा जाता है, यानी ट्रांसपोजिशन अगर होती है कोई भी तरह की, देखो ट्रांसपोजिशन में तो ये रूल अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो तो ऑलरेडी सूट चल रहा है। डिफेंडेंट को टेक्निकली ट्रांसपोजिशन को देखे तो डिफेंडेंट को बना दिया प्लेंटिफ, प्लेंटिफ को बना दिया डिफेंडेंट, क्योंकि जो एक्चुअल रियल क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी था वो ऐसे ही रिजोल्व होना था, तो कोर्ट ने उनकी पोजीशन चेंज कर दी। तो वो ऑनगोइंग सूट में ही है और वो स्टार्टिंग से ही सूट में है, तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन एज सच। लेकिन जहाँ पे नई पार्टीज ऐड होती हैं, सब्स्टिट्यूट होती हैं, या है ना स्ट्राइक करके कोई नई लाई गई, किसी भी तरीके से अगर एडिशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन अराइज होता है, तो इट इज़ डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम कहाँ से, दैट पार्टी इज डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द सूट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जहाँ से हुआ है लिमिटेशन पीरियड वही माना जाएगा। वो पार्टी चाहे 7 साल बाद ऐड हुई है, ये मान ली जाएगी कि ये तभी से ऐड है जब से सूट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारा सेक्शन 21 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, ये इसके साथ आप करोगे, ठीक है। इवन जब आप लिमिटेशन एक्ट करोगे तो भी आप बताओगे कि भाई सिविल प्रोसीजर कोड में भी ऑर्डर 1 रूल 10 यही बोल रहा है, राइट। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट हमारा, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स, ठीक है, जो कि रूल 8 बात कर रहा है। रूल 8 और रूल 8A करेंगे।
और एक और बताऊं, ये जो ऑर्डर 1 है ना, इसमें 1 2 3 से लेके लगभग सभी आप रूल पढ़ोगे, और जहाँ पे आपको ए लिखे मिले होंगे यानी अमेंडमेंट है, ये सभी 1976 में काफ़ी ओवरहोल करा गया था इस ऑर्डर का भी। तो बहुत सारे जो रूल्स हैं वो सब्सिट्यूट हुए थे, कुछ नए रूल ऐड हुए थे, जहाँ पे ए है यानी 3A 8A ये एडिशन थे, बट थे सारे 1976 की अमेंडमेंट से जो सिविल प्रोसीजर कोड में हुई थी। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव सूट नाम ही बता रहा है, ऐसा सूट जो कोई रिप्रेजेंट कर रहा हो। जब भी हम कोई चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं इसका मतलब हम किसी और के बिहाफ पे कोई चीज़ कर रहे हैं, ऐसा अलाउड नहीं है। अपने सूट खुद ही लाओ, जनरल रूल ये है, जो प्लेंटिफ है वो लाए, जो डिफेंडेंट है उसके अगेंस्ट लाए। ये थोड़ी ना डिफेंडेंट वो है और रूल हम किसी और के अगेंस्ट सूट फाइल कर दें, कहेंगे कोई बात नहीं, ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्सन, तो इट इज़ नॉट सो। तो यहाँ पे क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव जो सूट है ना वो लाए जाएंगे कब, कुछ कंडीशंस हैं। एक तो पार्टीज जब न्यूमरस होती है, न्यूमरस पर्सन्स, मान लो जो राइट टू रिलीफ हम कह रहे हैं दैट एग्जिस्ट इन ए न्यूमरस पर्सन, और दैट द राइट टू रिलीफ एग्जिस्ट अगेंस्ट न्यूमरस पर्सन। तो जब न्यूमरस पर्सन्स होते हैं तो वो पर्सन क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये प्लेंटिफ पे भी अप्लाई होता है, डिफेंडेंट पे अप्लाई भी होता है, और कॉमन इंटरेस्ट इज देयर, वो सब कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम इन द सूट। तो क्या होगा, कोर्ट जो है, कोर्ट में ऑर्डर क्या कि सब मिला के एक सूट फाइल कर दो। तो इसके लिए कोर्ट कब ऑर्डर करता है, व्हेन दे अप्लाई, कि हम न्यूमरस पर्सन्स हैं या हम न्यूमरस पर्सन्स के अगेंस्ट सूट फाइल करना चाहते हैं, तो हमको एक ही सूट लाने दिया जाए, वो सूट को रिप्रेजेंटेटिव सूट कहते हैं। कोर्ट ऑर्डर कर देगा, ठीक है, ब्रॉट ऑल द पर्सन ऑन द सेम सूट एज ए रिप्रेजेंटेटिव सूट। लेकिन जब कोर्ट ये ऑर्डर करेगा तो वो क्या कहेगा, नोटिस इज रिक्वायर्ड, नोटिस इज टू बी गिवन। और ये जो टू बी गिवन है ना, ये मैंडेटरी रूल है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा सभी को। अब आप 2000 बंदों के बिहाफ पे सूट फाइल कर रहे हो, उन 2000 में से तो हो सकता है कुछ को पता ही ना हो भाई सूट स्टार्ट हो गया, कैसे हो गया, कौन डिफेंडेंट है, सभी डिफेंडेंट हैं क्या, या वो जानना चाहेंगे कि प्लेंट में जो रिलीफ क्लेम कर गए हैं वो सही है क्या, मतलब देयर राइट है वहाँ पे। क्योंकि जब रिप्रेजेंटेटिव सूट डिक्लेयर होगा तो वो भी बाइंडिंग होगा सभी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि जब ये जजमेंट दी जाएगी वो किसी उसी बंदे पे होगी जिसका नाम होगा, स्टार्टिंग के नेम होंगे, ऐसा नहीं है।